Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to Nursing Lecture with Imtiaz. Dear viewers, in today's lecture we will talk about the most repeated and most common MCQs in endocrine disorder. तो सबसे पहले MCQs की तरफ चलते हैं. Which of the following hormone is not secreted from the pituitary gland? नंबर फर्स्ट पे हमारे पास ऑप्शन है ग्रोथ हार्मोन, सेकंड पे थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, नंबर थर्ड पे सी ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन और नंबर फोर पे हमारे पास ऑप्शन है ट्राईआयोडोथायरोनिन यानी T3 हार्मोन और नंबर ई पे ऑप्शन है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन. तो करेक्ट आंसर हमारे पास ऑप्शन नंबर ई है विच इज़ फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, क्योंकि ये फीमेल गोनेट्स के हार्मोन है, ये एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड के हार्मोन नहीं है. तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ई. Let's move. MCQs number 2. A patient present to the dental surgery complaining of burning sensation on the dorsum of the tongue. You suspect burning mouth syndrome. Which of the following endocrine disorder would be most likely to cause this? तो ऑप्शन की तरफ चलते हैं. ऑप्शन है हमारे पास हाइपरथायराइडिज्म, नंबर बी पे डायबिटीज़ मेलाइटस, नंबर सी हाइपोथायराइडिज्म और नंबर सी हाइपोपैराथायराइडिज्म. तो अगर पेशेंट डेंटल सर्जरी के पास आ जाते और कंप्लेन कर रहे होते बर्निंग सेंसेशन की डोर्सम ऑफ द टंग की, तो ये ज़्यादातर जो थर्स्ट की वजह से पेशेंट होते हैं वो बर्निंग माउथ सिंड्रोम के शिकार हो जाते हैं. और थर्स्ट हमें पता है कि एक्सेसिव थर्स्ट कौन सी एंडोक्राइन डिसऑर्डर के अंदर लगती है पेशेंट को, तो वो है डायबिटीज़ मेलाइटस. तो करेक्ट आंसर हमारे पास होगा ऑप्शन नंबर बी. एक इसके अंदर ई भी है हाइपर पैराथायराइडिज्म, लेकिन करेक्ट आंसर हमारे पास इस MCQs का आएगा ऑप्शन नंबर बी विच इज़ डायबिटीज़ मेलाइटस. MCQs नंबर 3. A patient present to the surgery and you notice features of weight gain in a central deposition, a moon phase and losing on the arms and leg. Which of the following endocrine disorder would you suspect? मीन्स कि एक पेशेंट आया सर्जरी के लिए और उसके जो फीचर्स थे वो ये थे कैरेक्टरिस्टिक या क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन या क्लिनिकल प्रेजेंटेशन उसकी थी कि वेट गेन था, सेंट्रल डिपोजिशन थी, मून फेस था, इसके अलावा ब्रूजिंग थी आर्म्स और लेग पे. तो आप क्या सस्पेक्ट कर रहे हो कि कौन सा एंडोक्राइन डिसऑर्डर हो सकता है? कुशिंग सिंड्रोम, डायबिटीज़ मेलाइटस, एक्रोमेगेली या एडिसन डिजीज़ या थायराइड डिजीज़. तो इसका करेक्ट आंसर हमारे पास होगा ऑप्शन नंबर A, which is Cushing syndrome. Next MCQs on routine dental X-ray. You notice reduced bone density, loss of lamina dura, root resorption, and reduced sinews in the midnible. Which of the following would be the most likely diagnosis? मीन कि रूटीन डेंटल एक्सरे के लिए एक पेशेंट आया और आपने नोट किया कि बोन डेंसिटी रिड्यूस है, इसके अलावा लामिनोड्यूरो जो लेयर है वो लॉस हो गया है, रूट रिजॉर्प्शन है पेशेंट को, और इसके अलावा जो मैंडिबल बोन है उसके अंदर रेडियोलोसिनीज प्रेजेंट है. आप क्या सजेस्ट कर सकते हो कि आपके ख्याल में इस पेशेंट को कौन सी डायग्नोज हो सकती है? नंबर फर्स्ट ऑप्शन है डायबिटीज़ मेलाइटस, हाइपरथायराइडिज्म, नंबर सी ऑप्शन हाइपोथायराइडिज्म, नंबर डी ऑप्शन हाइपोपैराथायराइडिज्म, नंबर ई ऑप्शन हाइपर पैराथायराइडिज्म. तो करेक्ट आंसर हमारे पास है ऑप्शन नंबर ई विच इज़ हाइपर पैराथायराइडिज्म, क्योंकि हाइपर पैराथायराइडिज्म के अंदर बोन जो डेंसिटी होती है वो रिड्यूस हो जाती है और रूट रिजॉर्प्शन होता है. तो करेक्ट आंसर हमारे पास है ऑप्शन नंबर ई विच इज़ हाइपर पैराथायराइड. नेक्स्ट MCQs. विच ऑफ द फॉलोइंग कन्फर्म वैल्यू मीट द डायग्नोस्टिक थ्रेशोल्ड फॉर डायबिटीज़ के इसमें से कौन सा क्राइटेरिया ऐसा है जो कि कंफर्म कर रहा होता है या मिल रहा होता है कि इस पेशेंट को हम कह सकते हैं कि पेशेंट जो डायबिटीज़ मेलाइटिस के थ्रेशोल्ड है या जो पॉइंट है वो वैल्यू इसने क्रॉस कर दी. अगर किसी का फास्टिंग ब्लड ग्लूकोज लेवल 140 mg/dl, इसको हम कह सकते हैं कि वैल्यू कि जो डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया डायबिटीज़ के लिए वो पूरी हो रही है. अगर रैंडम ग्लूकोज लेवल 160 mg/dl से बढ़ा हुआ हूँ या 2 और फॉस्फेरेंडियल ग्लूकोज लेवल अगर हम चेक करें और वो मोर देन 126 mg/dl या इक्वल हो, या जिन लोगों का फास्टिंग ब्लड ग्लूकोज लेवल मोर आर इक्वल टू 126 mg/dl. तो किसी के अगर फास्टिंग लेवल यानी FBS 126 mg/dl होता है
तो उसको हम डायग्नोज कर सकते हैं कि इस पेशेंट ने जो डायबिटीज़ की थ्रेशोल्ड है वो इसने क्रॉस कर ली। तो करेक्ट आंसर हमारे पास होगा ऑप्शन नंबर डी, दैट इज़ फास्टिक ब्लड ग्लूकोज लेवल more than or equal to 126 mg per day. Next MCQs, which of the following statement is correct? Insulin suppress the activity of glycogen synthesis. Insulin mediate glucose uptake in the brain. Pre-diabetes is a condition characterized by an increased risk for the future development of type 2 diabetes. Number D option, the rise in insulin concentration after meal ingestion is reduced in the type 1 but not in type 2 diabetes. तो इस सेंटेंस को अगर आप भी गौर से देखें तो इसमें जो करेक्ट आंसर है नंबर फर्स्ट के कि वो ग्लाइकोजन सिंथेसिस को सप्रेस कर रहा होता है, नंबर बी पे इंसुलिन मीडिएट ग्लूकोज अपटेक इन द ब्रेन, ये भी दोनों सेंटेंस सही है। हमारे पास जो नंबर फर्स्ट सेंटेंस है ये अकाउंट है कि वो एक्टिविटी को सप्रेस कर दे, तो ये गलत है। इसके अलावा इंसुलिन मीडिएट ग्लूकोज अपटेक इन द ब्रेन के अंदर हमें पता है कि ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर प्रेजेंट होते हैं लेकिन वो इंसुलिन डिपेंडेंट नहीं होते। तो ऑप्शन नंबर सी हमारे पास करेक्ट लग रहे हैं क्योंकि इज अ कंडीशन कैरेक्टराइज बाय इंक्रीज रिस्क फॉर द फ्यूचर डेवलपमेंट ऑफ टाइप 2 डायबिटीज़। तो प्री डायबिटीज़ को ये चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो करेक्ट आंसर हमारे पास ऑप्शन नंबर सी है। इंसुलिन डिफिशिएंसी इज एसोसिएटेड विद रिड्यूस लाइफोलाइसिस, इंक्रीज केटोजेनेसिस, रिड्यूस ग्लूकोन्यूजेनेसिस और डी रिड्यूस प्रोटोलाइसिस। यानी इंसुलिन की जो डिफिशिएंसी वो किससे एसोसिएटेड कर रही होती है, कौन सी कंडीशन से लिंक कर रही होती है, तो वो हमारे पास है इंक्रीज केटोजेनेसिस यानी ऑप्शन नंबर बी विच इज़ करेक्ट। द रिस्क फैक्टर फॉर टाइप 2 डायबिटीज़ मेलाइटस इंक्लूड फैमिली हिस्ट्री, बीइंग ओवरवेट, हाई इनटेक ऑफ डाइटरी फैट, ऑल ऑफ द ऑप्शन लिस्टेड आर करेक्टेड। तो टाइप 2 डायबिटीज़ के लिए जो रिस्क फैक्टर है वो फैमिली हिस्ट्री भी है, बीइंग ओवरवेट भी है, हाई इनटेक ऑफ डाइटरी फैट भी है और ऑल ऑफ द ऑप्शन लिस्टेड आर करेक्ट। तो करेक्ट आंसर हमारे पास ऑप्शन नंबर डी होगा क्योंकि ये सारे रिस्क फैक्टर टाइप 2 डायबिटीज़ के। The pathogenesis of hyperglycemia in type 2 diabetes include all the following mechanisms except for increased glucose production by the liver, impaired insulin secretion, decreased glucose uptake from the skeletal muscle। all of the option given are correct। टाइप 2 डायबिटीज़ के अंदर कौन से पैथोलॉजिकल चेंजेस आ जाती हैं, इंक्रीज ग्लूकोज प्रोडक्शन बाय द लीवर ये, या इम्पेयर इंसुलिन की सिक्रीशन, या डिक्रीज ग्लूकोज अपटेक फ्रॉम द स्केलेटल मसल, या ऑल ऑफ द ऑप्शन आर गिवन करेक्ट। तो ये सारे ऑप्शन सही है क्योंकि इसके अंदर क्योंकि हाइपरग्लाइसीमिया या टाइप 2 डायबिटीज़ के अंदर जो हाइपरग्लाइसीमिया की पैथोजेनेसिस होती है, ग्लूकोज की प्रोडक्शन बाय द लिवर वो इंक्रीज़ हो जाती है, इंसुलिन की प्रोडक्शन या सिक्रीशन इम्पेयर्ड हो जाती है, ग्लूकोज अपटेक फ्रॉम द स्केलेटल मसल वो डिक्रीज़ हो जाती है, ये भी होता है। तो सारे ऑप्शन हमारे पास करेक्ट है। तो इसका मतलब कि करेक्ट आंसर हमारे पास ऑप्शन नंबर The test for checking mean plasma glucose concentration over the previous 8 to 10 weeks is, अगर हम किसी का प्लाज्मा ग्लूकोज लेवल चेक करते हैं प्रीवियस 8 to 10 वीक्स के, तो कौन सा टेस्ट हम करते हैं, हेमोग्लोबिन A1C यानी HbA1c और ग्लूकोज टॉलरेंट टेस्ट, प्रोक्टाजामाइन टेस्ट या फास्टिंग प्लाज्मा ग्लूकोज कंसंट्रेशन टेस्ट। तो हमें पता है कि प्रीवियस 8 to 10 वीक्स के लिए जो हम टेस्ट करते हैं ग्लूकोज लेवल को मालूम करने के लिए वो HbA1c है। तो करेक्ट आंसर हमारे पास है ऑप्शन नंबर ए विच इज़ हेमोग्लोबिन A1c या HbA1c। नेक्स्ट MCQs, which statement best describe the difference between the characteristics of type 1 and type 2 diabetes। तो इस ऑप्शन को अगर हम पढ़ें, person with type 2 diabetes usually require lower doses of insulin than the person with type 1 diabetes because they have a milder form of diabetes। B number, person with type 1 diabetes rapidly develop chronic complication। C, autoimmune factors are involved in the pathogenesis of type 1 but not in type 2। Number D option, person with type 1 diabetes can increase endogenous insulin production by taking oral hypoglycemic agent। तो इसमें जो मेन डिफरेंस है वो ऑप्शन नंबर सी है, ऑटो इम्यून फैक्टर, क्योंकि टाइप 1 के अंदर एंटीबॉडीज़ डिस्ट्रक्शन होती है बाई द ऑफ बीटा सेल इज डिस्ट्रॉय बाई द एंटीबॉडीज़, वाइल टाइप 2 डायबिटीज़ के अंदर ये नहीं होता है। तो करेक्ट आंसर हमारे पास है ऑप्शन नंबर। Next MCQ, which of the following is not a beneficial effect of exercise in people with diabetes।
ऑप्शन रिडक्शन ऑफ ट्राइग्लिसराइड, हाइपोग्लाइसीमिया, इंक्रीज ऑफ इंसुलिन सेंसिटिविटी, हेल्प कंट्रोलिंग हाइपरटेंशन। तो इसके अंदर जो बेनिफिशियल इफ़ेक्ट होता है अगर हम एक्सरसाइज कर रहे होते हैं, जो नॉट बेनिफिशियल इफ़ेक्ट है एक्सरसाइज का वो डायबिटीज़ लोगों के अंदर वो है ऑप्शन नंबर बी विच इज़ हाइपोग्लाइसीमिया। नेक्स्ट MCQ is according to trial and diabetes prevention, high risk individual can reduce their risk to develop diabetes by doing the following: eating a very low carbohydrate diet। यानी MCQs का मतलब ये है कि हम डायबिटीज़ से अगर प्रिवेंट करना चाह रहे होते अपने आप को या रिस्क कम करना चाह रहे होते कि हमें डायबिटीज़ हो, तो ऑप्शन नंबर ए पे है कि हम कार्बोहाइड्रेट वाली जो डाइट है वो कम ले, कंज्यूम हाई डाइट इन मोनोसेचुरेटेड फैट्स ले, या लूजिंग हम वेट को लूज़ करें 5 to 7%, या मेटफॉर्मिन 850 mg BID एंड प्रीसिपिटेटिंग डेली विगोरियस एक्सरसाइज, या हम ये काम करें। तो ऑप्शन नंबर सी हमारे पास करेक्ट है कि अगर हम वेट को लॉस करते हैं और इसके अलावा हाइपोक्लोरिक लो फैट डाइट लेते हैं और 30 मिनट तक हम डेली एक्सरसाइज करते हैं, तो ये वो फैक्टर है कि ये हमारे डायबिटीज़ से हमें प्रिवेंट भी कर रहा होता है और हमारे रिस्क भी चांसेस भी कम होते हैं। नेक्स्ट MCQ, व्हाट इज़ द फर्स्ट लाइन ड्रग्स फॉर पेशेंट विद टाइप 2 डायबिटीज़ एंड ओबेसिटी। तो अगर हम ड्रग्स को देखें तो फर्स्ट लाइन ऑफ ड्रग्स फॉर पेशेंट विद टाइप 2 डायबिटीज़ दैट इज़ मेटफॉर्मिन, ऑप्शन नंबर बी इज़ करेक्ट। Thank you for watching this video. For more video, please like and subscribe Nursing Lecture with Imtiaz. Thank you.